17 जुलाई दी हिंदू में एडिटोरियल था, गर्म लहरें खेलने के अधिकार को खत्म कर रही है। तो ऐसे आया हुआ था 2021 में, पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। तो इसमें हम इस एस्से की भूमिका को लिखना सीखेंगे और साथ ही हमने जीएस के लिए भी मॉडल क्वेश्चन बनाया है। ग्लोबल वार्मिंग बच्चों के खेलने के अधिकार को खत्म कर रहा है, तो क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट हम इस रूप में भी देख सकते हैं। तो देखो, वैसे तो जो इम्पोर्टेंट अगर आपको एक फैक्ट के रूप में याद रखना है तो सिर्फ इतना ही आपके लिए सफिशियंट है, सिर्फ इसको आप याद रख लेना। लेकिन फिर भी जिनको सीखना है कि किस तरीके से आंसर राइटिंग की जाती है वो इसको देख सकते हैं कि पार्कों, बगीचों और खेल के मैदानों में खेलते बच्चे सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से एक हैं, लेकिन गर्मी की लहरों का असर इन खूबसूरती पर पड़ रहा है और यह उनके खेलने के अधिकार को प्रभावित कर रहा है। यूनिसेफ चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 2021 बताती है कि 163 देशों में से 26वें स्थान के साथ भारत उन देशों में शामिल है जहां बच्चे सबसे अधिक जलवायु जोखिम में हैं। अब यूपीएससी ने एक और ऐसे याद करो पूछा था कि क्या भारत 50 स्वर्ण पदक यानी कि 50 गोल्ड मेडल जीत सकता है? तो आपको दिख रहा है कि 26वें स्थान के साथ भारत उन देशों में शामिल है जहां बच्चे अधिक जलवायु जोखिम में हैं। तो उसमें भी आप इस चीज को ऐड कर सकते हो जब हमें ऐसे लिखना हो कि भारत जो है 50 गोल्ड मेडल जीत सकता है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसे में। खेल केवल समय बिताने का ही साधन नहीं है, यह बच्चों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है, जो संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देता है। खेल बच्चों को अपने पर्यावरण का पता लगाने, सामाजिक कौशल सीखने, अपनी रचनात्मकता व्यक्त करने और लचीलेपन बनाने की अनुमति देता है। यानी क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ये सारी चीजें हम खेल खेल में सीखते हैं। अतः समय आ गया है कि हम बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु बच्चों के लिए शहरी नियोजन को अपनाएं, हरित बुनियादी ढांचा, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करें, जिससे बच्चे केवल जलवायु परिवर्तन के निष्क्रिय शिकार नहीं अपितु परिवर्तन के शक्तिशाली एजेंट, परिवर्तन के क्या जो चेंजेस आ रहे हैं उसके एक शक्तिशाली एजेंट बन सके। क्योंकि पालना झुलाने वालों के हाथों में ही संसार की बागडोर होती है, अतः पालना झुलाने वाले हाथ बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो ऐसे मैं करवा चुकी हूँ। अब पालना झुलाने वाले हाथ से आप क्या समझते हो? जैसे कि माता पिता, शिक्षक, सोशल मीडिया, हमारे सुप्रीम कोर्ट, तो जितनी भी अथॉरिटी है और जो गवर्नमेंट है, तो इसमें सब इंक्लूड होते हैं। या फिर अब तो ऑनलाइन मेंटरशिप जो ऑनलाइन हो रहा है वो भी इसका ही पार्ट है। तो आप इसको कितने व्यापक रूप में देख रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पालना झुलाने वाले हाथों से क्या समझ रहे हो। तो ये मैं ऐसे भी करा चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हो। बच्चे बगीचे में कलियों की तरह हैं और उनका सावधानी पूर्वक और प्यार से पालन पोषण किया जाना चाहिए, क्योंकि वे देश के भविष्य और कल के नागरिक हैं। ये किसकी कोटेशन है? जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लिए ये जो क्लाइमेट चेंज का जो इतना ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है उसको कम करने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारे टारगेट्स हैं, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13, फिर हमें पंचायत लक्ष्य जो हमें प्राप्त करने हैं, नेट जीरो कार्बन का उद्देश्य जो हमें प्राप्त करना है, साथ ही आपने सुना होगा गवर्नमेंट मिशन लाइफ भी लेकर आई है। तो हमें उन सारी चीजों को क्या करना है, पालन करना है, जिससे ये जो इम्पैक्ट है उसको कम किया जा सके और ये जो रैंकिंग है इसमें परिवर्तन लाया जा सके। तो जो आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है वो यही है। बाकी मैंने ऐसे राइटिंग कैसे करते हैं वो सिखाया है। एक और 17 जुलाई को ही है कि व्हाट इज पीएम श्री द शोकेस स्कूल स्कीम दैट सेंटर इज पुशिंग इन स्टेट। तो इसका जो यूज है वो है GS2 पॉलिटी में। थीम क्या है? यूपीएससी क्योंकि थीम को ही रिपीट करता है, लेकिन उसके अंदर जो आंसर है वो तरीका बदल जाता है। जो नए नए इवेंट होते हैं उन्हें उनके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो थीम हमारी फेडरलिज्म ही है। क्वेश्चन है, यज्ञ भी हमारे संविधान में संघीय सिद्धांत प्रमुख है और वह सिद्धांत इसकी बुनियादी विशेषता में से एक है, लेकिन यह भी उतना ही सच है। इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावर है और हमारा जो ये संघवाद है, जो मजबूत संघवाद की अवधारणा के ये खिलाफ है। तो ये बात करता है कि फेडरलिज्म में सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के समन्वय की बात की गई है, लेकिन हमारा जो संविधान है वो सेंट्रल के पक्ष में ज्यादा झुका हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसको एक एग्जांपल से बता भी सकते हैं कि कैसे। बाकी तो हमें स्टैटिक जो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं वही लिखना है, लेकिन कैसे बता सकते हैं इसको करंट एग्जांपल से। केंद्र ने उन 3 विपक्षी शासित राज्यों में स्कूली शिक्षा के लिए व्यापक कार्यक्रम की फंडिंग रोक दी है जिन्होंने पीएम श्री योजना को लागू करने से इनकार कर दिया गया है।
समग्र शिक्षा योजना, जिसके लिए पश्चिम बंगाल, पंजाब और दिल्ली में फंडिंग रोक दी गई है। बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के क्रियान्वयन का समर्थन करती है। तो अब आप देख रहे हो कि जो केंद्र ने ये 3 राज्यों की फंडिंग रोक दी है, तो ये उन्होंने एक तरीके से गलत किया है, लेकिन केंद्र के पास पावर हो ऐसा कर सकता है, तो उसने ऐसा कर दिया गया है। तो अब आप अपनी वोकैब में एक नया वर्ड है जो उसको याद रखना है, एजुकेशन फेडरलिज्म। इस देश में एजुकेशन फेडरलिज्म, शिक्षा संघवाद की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा को लेकर केंद्र एवं राज्य में किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? किसी भी राष्ट्र के भाग्य का स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षाओं में ही होता है। और हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर हमें अचीव करना है, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शिक्षा संवाद के लेकर समन्वय होना ही चाहिए। और ये जो वाली जो लाइन है, मैंने ये ऐसे ही पूछा गया था, उसे इसमें ऐड कर दिया। तो इस तरीके से अगर आपकी पीवाईक्यू पर कमांड होती है, तो हम उन्हीं को यूज करते हैं अपने आंसर लिखने में भी, जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसको याद रखना, एजुकेशन फेडरलिज्म। इसी तरीके से अपने डिक्शनरी में नए नए वर्ड्स को ऐड करते जाओ।